हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी एंड ऑल्सो वेलकम MP360। दोस्तों, एक बार फिर से मैं अरविंद गुप्ता आपका अन अकेडमी के अपने ही चैनल MP360 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन, तो मेरा नाम अरविंद गुप्ता है और 2 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है MPPSC, MPSI, SSC, रेलवे और इसके अलावा अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ, अपने टीचर के साथ लाइव क्लास के जरिए जुड़ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हो, उनको क्लियर कर पाएंगे। स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं दोस्तों, ताकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस आपका एक प्लेटफॉर्म पे, जो एमपी के बेस्ट एजुकेटर हैं उसको कंप्लीट कराते हैं। आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं दोस्तों, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को लाइव ट्रैक कर पाते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लाइव मॉक टेस्ट, लाइव प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जिसमें पोल क्रिएट करवाए जाते हैं ताकि आप अपना आंसर दें और अपना सही उत्तर देख सकते हैं और देख सकते हैं बाकी कौन से बच्चे ने भी सही उत्तर दिया है। तो इस पर तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को लाइव ट्रैक कर पाएं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है दोस्तों आपको, कि लाइव क्लास के बाद जो वीडियो क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लास के बाद जो आपकी क्लास है वो वीडियो में अपलोड हो जाती है, उसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए अपने मोबाइल, एप्पल मोबाइल या एंड्रॉयड मोबाइल से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। गोल में जाके MPPSC या व्यापम सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ पे आपको 1 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्स दिए गए हैं। किसी भी एक कोर्स को परचेज कीजिए और परचेज करने के लिए रेफरल कोड यूज कीजिएगा अरविंद 1। अरविंद 1 क्यों यूज करना है? क्योंकि इस रेफरल कोड से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा? 10% का मिलेगा डिस्काउंट आपको। तो जो आपकी फीस ऑलरेडी इतनी कम रखी है अनअकैडमी ने, वो भी 10% कम हो जाएगी। 1600 एक महीने की फीस आपकी कम हो जाएगी 1440 रुपए में। एक साल की जो 8800 है वो कम हो जाएगी 7980 तक। और 12800 जो 2 साल की फीस है वो कम होके हो जाएगी आपकी 11520 रुपये। तो दोस्तों, इतनी कम फीस में आपको MPPSC और MP के अलग एग्जाम की एक साथ तैयारी कराई जा रही है। अगर आप पर्टिकुलर किसी दूसरी कोचिंग में जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी बात तो हर कोर्स का अलग पैसा देना पड़ेगा। अगर आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जो MPPSC की तैयारी करते हैं लेकिन उसके साथ भी दूसरे एग्जाम भी, MPSI और दूसरे एग्जाम भी देते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे MPSI और दूसरे एग्जाम के लिए अलग से कोई क्लास ज्वाइन नहीं करनी है। आप एक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदिए MPPSC व्यापम का, और आपको सारी क्लासेस आपको फ्री मिल जाएंगी अगले 1 साल और 2 साल तक। आप लेकिन मिनिमम प्लान जो परचेज कीजिए 1 साल या 2 साल का ही खरीदिए, ताकि जिस हिसाब से वैकेंसी निकलती हैं आपका एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, तो कोड याद रखिएगा अरविंद 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो बेनिफिट प्लस मेंबर्स को मिल रहे हैं वो देखिए क्या है। तो अभी प्लस सब्सक्रिप्शन पे जो नए बेनिफिट हैं वो हैं 1 साल और 2 साल के फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, जिसमें MPPSC प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड है। 4 महीने के आपके MPSI, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस, MP जेल प्रहरी और जितने एग्जाम हैं वो उसके लिए 4-4 महीने के कोर्स डिजाइन किए गए। 50 से ज़्यादा एजुकेटर आपकी क्लास ले रहे हैं। 2500 से ज़्यादा एक महीने में लाइव क्लासेस होती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको करंट अफेयर्स मैगजीन प्रोवाइड की जा रही है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जा रहे हैं और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और 20 मिनट में 20 क्वेश्चन का एक T20 क्विज शो भी आपका चल रहा है। तो ये सारे बेनिफिट आपको प्लस मेंबरशिप में मिल रहे हैं। और प्लस मेंबरशिप को आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है अरविंद 1 कोड के साथ। ठीक है, ARVIND अरविंद 1 कोड के साथ आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो 16वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम कंप्यूटर का। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्परेरी या अस्थायी स्टोरेज कहते हैं। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी रैम। तो दोस्तों, ये आपकी प्रीमियड क्लास है, तो आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, रैम। तो ऑप्शन डी, रैम इज राइट आंसर। दोस्तों जो रैम है आपकी वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि आपकी टेम्परेरी या अस्थायी मेमोरी है। अगर आपकी बिजली कट होती है तो आपका जो डेटा है अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो नष्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, रैम इज राइट आंसर। और रैम का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इक्विपमेंट है जो आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। वीडियो, डेस्कटॉप, मॉडेम या मॉनिटर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, विच इज करेक्ट? कौन सा उत्तर सही होगा? स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट। तो दोस्तों आपका स्क्रीन को होल्ड करने वाला जो इक्विपमेंट होता है वो होता है आपका मॉनिटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और दोस्तों हो सकता है पहले क्वेश्चन पूछा गया हो या आप कभी नेट पे क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर डेस्कटॉप देते हैं, जो कि गलत है। डेस्कटॉप नहीं है एक्चुअल में। डेस्कटॉप तो क्या है, एक स्क्रीन है जो आपकी कंप्यूटर मॉनिटर पे शो होती है। इसमें पूछा गया स्क्रीन को होल्ड करने, स्क्रीन जो है आपकी, उस स्क्रीन को कौन होल्ड करता है, वो आपका इक्विपमेंट की बात हो रही। इक्विपमेंट मतलब हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आपका कौन सा है, मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर जो आपका हार्डवेयर है, इक्विपमेंट है, वो आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, मॉनिटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? सर्वर के द्वारा, सुपर कंप्यूटर के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा या एंटरप्राइज के द्वारा। आंसर देंगे। इनमें से किसके द्वारा फॉर्म करने के लिए पर्सनल पीसी कंप्यूटर्स को, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, पीसी को एक साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नेटवर्क। तो देखिए नेटवर्क का यूज करके आपके जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनको आप एक साथ जोड़ सकते हैं, उनसे डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, उन पर प्रोग्राम शेयरिंग कर सकते हैं और जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हो। तो नेटवर्क के जरिए आप एक पर्सनल कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या कई कंप्यूटरों से जोड़ सकते हो। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए प्रोग्राम में, ऑप्शन सी स्टैटिक्स में, सेटेक्स में, ऑप्शन सी हार्डवेयर में, ऑप्शन डी लॉजिक चार्ट में। तो आपको बताना है इनमें से किस में स्पेसिफिक नियम यानी स्पेसिफिक रूल और वर्ड्स होते हैं जो आपके एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को शो करते हैं या व्यक्त करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, अच्छा चलिए ठीक है, 5 सेकंड और आपको देता हूं आंसर देने के लिए, कई बार क्योंकि आवाज़ मेरी लेट पहुंचती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, प्रोग्राम। जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें स्पेसिफिक रूल और वर्ड्स होते हैं जो किसी एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है? आपको बताना है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या स्टाइलस। तो इनमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है? ए, बी, सी और डी। आंसर दीजिए, उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोसेसर। तो आपका जो प्रोसेसर होता है वो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके जो भी डेटा आप इनपुट करते हो उस डेटा को वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करके उस डेटा को पहले प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप रॉ डेटा जो भी देते हो तो उसको वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है प्रोसेस करके। ठीक है, तो याद रखेंगे। और
पहला प्रोसेसर कौन था आपका? माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाए तो पहला माइक्रो प्रोसेसर भी याद रखेंगे इससे प्रोसेसर से, तो वो था आपका इंटेल 404, इंटेल 4004। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते और फिर ऑप्शन ए बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। ऑप्शन बी माउस एक बार क्लिक रोल करते हैं। माउस को इर्द गिर्द रोल करते हैं। ऑप्शन डी माउस को रोल करके क्लिक करते हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है तो आप इनमें से क्या करेंगे? कर्सर को शब्द के आगे रखने के बाद। तो आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 10 सेकेंड का समय है आपके पास, आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और इसका आंसर आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। आपका कर्सर जहां पे है वहां पे कर्सर को रख के फिर बटन को डाउन होल्ड करेंगे, यानी कि प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका जो भी वर्ड है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे आपका यहाँ पे कर्सर है, आपके पहले यहाँ कर्सर है और आप माउस के साथ इसको सिलेक्ट करके करेंगे तो ये आपका ड्रैग करते जाएंगे तो आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, हालांकि अभी मैंने यहाँ पेन सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये पीपीटी स्लाइड शो है इसलिए इसमें नहीं हो रहा। अगर जनरली आप करेंगे तो वो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करने वाला डिवाइस इनमें से कौन सा है? मॉडेम, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा या स्कैनर? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। सॉरी, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मॉडेम। ठीक है, तो क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए, मॉडेम। तो जो आपका मॉडेम होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो ये आपका क्या होता है कि टेलीफोन सिस्टम द्वारा जो ट्रांसमिशन होने वाले सिग्नल्स हैं उनको पहले डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग में परिवर्तित करने वाला एक डिवाइस है जो आपका है मॉडेम। ठीक है, तो ऑप्शन ए मॉडेम इज राइट आंसर। ओके, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं? बिना केबल के, याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स या वायरलेस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। बिना केबल के अगर नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो वो कौन सा डिवाइस होगा जो कनेक्ट करवाएगा? तो दोस्तों बिना केबल से नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला डिवाइस होता है आपका वायरलेस। तो वायरलेस जो होता है आपका वाईफाई इसको बोलते हैं। ठीक है, और फुल फॉर्म होता है इसका वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो वाईफाई के जरिए आप अपने सिस्टम्स को, मोबाइल को, किसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जिसमें वाईफाई की सुविधा होगी वो आप बिना केबल के उसको नेटवर्क से कनेक्ट कर पाओगे। तो ऑप्शन डी वायरलेस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है: रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, टेबल और टुपलेट का इंटरसेक्शन, फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन। तो स्प्रेडशीट में जो आपकी सेल होती है उस एक सेल को निम्नानुसार कैसे परिभाषित किया जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, विच इज करेक्ट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। तो आपका एक्सेल में, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेल।
ये क्वेश्चन कई बार मेरे द्वारा पूछा गया है, इसलिए इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं रखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। कंप्यूटर संक्षेप में केवी का पूरा नाम या पूरा रूप निम्न में से क्या होता है? केवी का फुल फॉर्म बताना है आपको। की ब्लॉक, कैमरल बूट, किलोबाइट या किटबिट? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। केवी का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? आंसर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों केवी का फुल फॉर्म है आपका किलोबाइट, और ये आपकी एक यूनिट है, स्टोरेज की यूनिट है। और कभी भी याद रखेंगे 1 किलोबाइट में आपके कितने बाइट होते हैं, तो वो होते हैं 1024 बाइट। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। ओके, तो 1 KB को क्या बोलते हैं? 1 किलोबाइट। चलिए नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। वेबसाइटों में परिवर्तित करना है, सूचना में परिवर्तित करना है, प्रोग्रामों में परिवर्तित करना है, या ऑब्जेक्ट्स में परिवर्तित करना है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो प्राइमरी प्रयोजन होता है वो डेटा को किस चीज़ में परिवर्तित करना होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कंप्यूटर हो, तो उसका जो प्राइमरी वर्क होता है वो डेटा को इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में परिवर्तित करना होता है। किसमें? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो डेटा को हमेशा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी, सूचना में परिवर्तित करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क में डेटा नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो फ्लॉपी डिस्क में आप डेटा करते हैं वो कौन सी रिंग में? नामक का मतलब यहाँ पे कि किस टाइप की रिंग्स में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्टर रिंग्स में, रिंस रिंग्स में, ट्रैक्स रिंग्स में, या राउंडर्स रिंग्स में? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा उत्तर सही होगा? फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा आप रिकॉर्ड करते हैं या इंटर करते हैं तो वो किस टाइप की रिंग्स में रिकॉर्ड होता है? तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क में डेटा आपका ट्रैक्स के रूप में, ठीक है, किसमें? जो रिंग्स होती हैं वो ट्रैक्स उनको बोला जाता है। तो ट्रैक्स रिंग्स पर आपका डेटा रिकॉर्ड होता है। आपने फ्लॉपी डिस्क देखी होगी, तो फ्लॉपी डिस्क छोटी सी इस टाइप की एक डिस्क होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक ब्लैक कलर की मैग्नेटिक टेप होती है, छोटी सी पतली सी टेप होती है। तो इस टैप में आपका जो डेटा है वो ब्लैक कलर की होती है, प्लेन होती है। मैं तो ऐसे ही इसको डिजाइन करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो आपकी ब्लैक कलर की वो होती है, मैग्नेटिक टेप टाइप की होती है, उसको बोलते हैं ट्रैक। इसमें जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो ट्रैक रिंग्स के रूप में होता है। इसके अंदर आपका डेटा रिकॉर्ड होता है और वो किस रूप में होता है? ट्रैक्स के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ जा सकता है, जिसे आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर, डेटा, सॉफ्टवेयर या इनपुट? बताना है कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे आप टच कर पाओगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दें। तो दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग जिसे आप टच कर सकते हो उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन ए, हार्डवेयर इज राइट आंसर। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, ठीक है, स्पर्श कर सकते हैं उसको। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है उसका यूज किस लिए होता है? कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, सूचना को स्टोर करने के लिए? तो आंसर दीजिए, जो फ्लॉपी डिस्क है उसका यूज किस लिए होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी।
आंसर दीजिएगा। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता है आपका सूचना स्टोर करने के लिए। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा प्रोसेस्ड हो गया है, उस डेटा को आपको प्रोसेस करके रखना है, तो इन्फॉर्मेशन को रखना है तो उसको स्टोर कर सकते हैं। या किसी डेटा को आपको अपने कंप्यूटर में इनपुट करना है तो वो डेटा को लेके भी आप उसमें इनपुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, कि आपने जो भी डेटा था उसको प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस डेटा को जो इन्फॉर्मेशन बनेगी आपको, इस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी फ्लॉपी डिस्क में ले सकते हैं, ताकि उसको आप किसी दूसरे कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस में भी आपको ले जाना है तो उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। तो ऑप्शन डी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके जो एमपी पुलिस के एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर दीजिएगा कि आपका जो सीपीयू का फुल फॉर्म है वो क्या है। आंसर दीजिएगा। दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा जाए तो बोला जाता है सीपीयू में। और इसके जो मेन पार्ट होते हैं दोस्तों, तो ये आपका किस में लगा हुआ होता है, सीपीयू ये मदरबोर्ड में लगा होता है सिस्टम यूनिट की। और इसके जो मेन पार्ट होंगे वो होंगे आपका सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और आपके रजिस्टर। मेमोरी भी इसमें ही इसका ही पार्ट होता है। मेमोरी भी इससे ही अटैच रहता है, अलग से नहीं बोल सकते, इसे अटैच रहता है। ठीक है, तो ये तीन मेन पार्ट होते हैं इसके, और मेमोरी इससे अटैच रहता है। ठीक है, तो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट जो होते हैं वो आपकी जो भी कंप्यूटर की गणितीय संरचनाएं होती हैं उनको सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसका नाम ही जैसे समझ में आएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो इससे समझ जाइए। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रयोक्ता जो प्राप्त करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन से ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, मॉडलिंग या सिस्टम टेस्टिंग। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यूजर्स को जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। आंसर दीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के जरिए आप कंप्यूटर द्वारा आप जो भी करना चाहते हैं उसे एग्जीक्यूट करके इंस्ट्रक्शन से उसे ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया जो होगी वो कहलाएगी आपकी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन ए, प्रोग्रामिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताने आपको। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस या ए और सी दोनों। चार ऑप्शन है आपके सामने, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस आपकी कीबोर्ड भी है और माउस भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। मॉनिटर जो है आपकी वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नेम है। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस जो होता है, वेब एड्रेस आपका यूनिक नेम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है। आपका जो सिंपल भाषा में, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा, जो आपका वेबसाइट एड्रेस है, वेब एड्रेस है, वो स्पेसिफिक किसको आइडेंटिफाई करता है, वेब ब्राउज़र को, वेबसाइट को, पीडीए को या लिंक को।
तो ये 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो आंसर दीजिए क्या होगा। वेब एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस वेब पर एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करता है किसे। यहां पे लिख सकते हो आप, वेब पर किससे एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, वेबसाइट। देखिए, वेबसाइट एड्रेस किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है, तो वो आपका वेब पर एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसमें पूछा गया वेब यानी कि आपका www को बोलते हैं वेब। ठीक है, तो www या वेब पर आपके जो वेब एड्रेस होगा वो आपकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा। जैसे ही आप वेब एड्रेस डालोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किसको करता है, ऑप्शन बी, वेबसाइट को। ओके, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, इनमें से किस में ऐसी कमांड्स होंगी जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। पॉइंटर में, मेन्यू में, आइकन में या बटन में। इनमें किन में, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस में कमांड्स होंगी जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपके मेन्यू में कमांड होती हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेन्यू में कमांड होती हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर पाओगे और अलग अलग वर्क कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, किस कंपनी ने किया था। जो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण किस कंपनी ने किया था। IBM, HCL, CRC, CDEC। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किया गया था CRC कंपनी के द्वारा। और CRC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है, तो ये आपका क्रे रिसर्च कंपनी है जिसके द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर, और उसका नाम भी था क्या, क्रे। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, वो था क्रे, और जिसका निर्माण किया था क्रे रिसर्च कंपनी यानी कि CRC ने। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM का फुल फॉर्म बताना है आपको। IBM जो कंपनी है आपकी, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर या सबसे बड़ी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है, आपके कंप्यूटर वगैरह बनाती है। तो IBM का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए, इंडियन बिजनेस मशीन। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन सी, इटालियन बिजनेस मशीन। ऑप्शन डी, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा उत्तर सही होगा IBM के फुल फॉर्म के संदर्भ में, आंसर दीजिए। दोस्तों IBM का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर होता है या CPU रैम, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, या हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट होगा, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए, आंसर दीजिए। चूंकि ये प्रीमियर क्लास है इसलिए 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। लाइव क्लास में तो आपके साथ इंटरेक्ट करके क्लास को आपके हिसाब से चलाया जा सकता था, बट ये प्रीमियर क्योंकि दिवाली का समय है तो इस समय क्लास प्रीमियर चल रही है आपकी। और जिसे भी अभी कोर्स परचेज करना हो तो मेरा कोड याद रखिएगा, अरविंद1। मेरा कोड है अरविंद1। ठीक है, इसे याद रखेंगे तो आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटर का जो एवरीथिंग कंपोनेंट होंगे वो तो या तो आपके हार्डवेयर होंगे या फिर आपके सॉफ्टवेयर होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो देखिए
क्लियर है ये चीज़? क्योंकि आपके कंप्यूटर में मोस्टली क्या होते हैं, या तो हार्डवेयर होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ होती हैं जो आपको कंप्यूटर को मिलकर कंप्लीट करती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा हुआ है। कंट्रोल वर्ड, कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिजर्व वर्ड या रिजर्व कीज। कौन से वर्ड शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपने प्रयोग हेतु प्रोग्रामर अलग रखता है, रिजर्व करके रखता है? बताइए क्या है, कौन से वर्ड है वो? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, रिजर्व वर्ड। तो रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर के प्रयोग हेतु अलग रखा जाता है, सॉरी प्रोग्रामर के प्रयोग हेतु अलग रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप ड्राइव डेटा, जो आपका टेप ड्राइव डेटा है वो इनमें से कौन सा एक्सेस ऑफर करता है? ऑप्शन ए टाइमली, ऑप्शन बी स्पोरेडिक, ऑप्शन सी रैंडम या ऑप्शन डी सिक्वेंशियल। टेप ड्राइव डेटा किस टाइप के एक्सेस को ऑफर करता है? तो दोस्तों आपका टेप ड्राइव डेटा है वो हमेशा सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। इस टाइप का सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है? तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है? तो आपका टेप ड्राइव डेटा मतलब आपने देखा होगा टेप, जैसे आपकी मैग्नेटिक टेप होगी तो उसमें सिक्वेंशियल टाइप में आपकी जो भी आप सॉन्ग्स प्ले करते हैं तो सिक्वेंशियल टाइप का जो डेटा एक्सेस वो करता है। तो ऑप्शन डी सिक्वेंशियल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दें, सभी लोग सही उत्तर देंगे। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन मॉड्यूल, रियल टाइम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मशीन। तो रैम का फुल फॉर्म। दोस्तों आपके रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि मुख्य स्टोरेज होती है, ठीक है? कैसी होती है? मेन मेमोरी होती है। और मेन मेमोरी में ये किस टाइप की होती है? आपकी अस्थायी टाइप की, अस्थायी मेमोरी है दोस्तों ये। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है तो इसमें प्रयुक्त डेटा आपका नष्ट हो जाता है, ठीक है? और अस्थायी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखेंगे रैम के बारे में। चलिए नेक्स्ट, संसार का, दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, लेडी एडा एगस्टा, एप्पल कंपनी या आईबीएम कंपनी? तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आंसर कौन सा सही होगा? दुनिया के पहले प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर है उसके रूप में जाना जाता है, एक लेडी हैं जिनका नाम है लेडी एडा एगस्टा, ठीक है? तो लेडी एडा एगस्टा को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है दुनिया का कंप्यूटर का, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला जाता है और लेडी एडा एगस्टा को बोला जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड। कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है लेडी एडा एगस्टा। क्यों बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, सॉरी एनालिटिकल इंजन, ठीक है? ये मशीन थी जो आपकी क्या कर सकती थी? प्लस, माइनस, गुणा और भाग, चारों चीजें कर सकती थी। तो इस मशीन में जो सबसे पहले प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला था तो वो डाला था लेडी एडा एगस्टा के द्वारा। जो पहला प्रोग्राम सबसे पहले इस मशीन में प्रोग्राम डाला गया था तो वो डाला गया था किसके द्वारा? लेडी एडा एगस्टा के द्वारा, ठीक है? और इनने इस प्रोग्राम को कैसे डाला था इस मशीन में? पंच कार्ड का यूज करके। इसका यूज करके पंच कार्ड की मदद से।
ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। इससे संदर्भित कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है फर्स्ट प्रोग्रामर के संदर्भ में तो आप ये चीज़ सारी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं। अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है तो उसके लिए किस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? GUI सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूजर नीड्स सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से किस ऑप्शन में या किस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप पत्र लिखने यानी कि लेटर टाइप करने जैसा कार्य कर सकते हो? आंसर दीजिए। तो ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका MS ऑफिस जो है दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, अरे यार ये ऑफिस, ठीक है। और MS ऑफिस के अंडर में 4 अलग से होते हैं। पहला होता है आपका MS वर्ड, जिसमें आप लेटर टाइप कर पाओगे, ठीक है, किसमें? MS वर्ड में, ठीक है। और दूसरा आपका होता है MS एक्सेल, कल भी बताया था मैंने ये, फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ जो कल क्लास में नहीं होंगे। तीसरा होता है आपका MS पावर पॉइंट, ये मुख्यतः 3 होते हैं, एक और होता है MS एक्सेस, लेकिन मुख्यतः जो 3 होते हैं आपके MS ऑफिस में तो वो ये यूज होते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनमें आप किसी लेटर को टाइप कर पाओगे, ठीक है। तो MS वर्ड में जनरली आपका जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो टाइप होता है MS वर्ड में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, .bss, .doc, .html, ये किसके एग्जाम्पल है? डेटाबेस के, डोमेन के, एक्सटेंशन के या प्रोटोकॉल के? तो दोस्तों .bss, .doc और .html जो है ये आपके क्या है? सारे एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होते हैं? किसी भी फाइल को जो आप सेव करते हो तो एक्सटेंशन बताता है वो फाइल किस चीज़ की है, ठीक है। जैसे .doc है तो .doc मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। कौन सी फाइल है? ये डॉक्यूमेंट फाइल है। तो इस तरीके से आपके जो एक्सटेंशंस होते हैं वो उस फाइल को, फाइल पाथ को या उसके फाइल की टाइप को बताते हैं, सॉरी फाइल टाइप को बताते हैं, ठीक है। फाइल टाइप होता है आपका जो एक्सटेंशन होगा वो फाइल टाइप होता है, फाइल किस टाइप की है आपकी, ओके। तो ऑप्शन सी एक्सटेंशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। फिल इन द ब्लैंक्स या डैश एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं, फोल्डर, डिवाइस, फाइल नेम या फाइल नेम एक्सटेंशन। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा एक ऑप्शन एक यूनिक नेम होगा जो आपकी सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को किसी फाइल को देते हैं, इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों आपका फाइल नेम किसी भी इंफॉर्मेशन फाइल होगी उसका एक यूनिक नेम होगा, ठीक है। सपोज आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा दिया, उससे कोई इंफॉर्मेशन बनी और उसको आपने नाम दिया कुछ भी, सपोज जैसे मैंने नाम दिया अरविंद कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो अब इतना बड़ा, हालांकि छोटा सा नाम ले लीजिएगा, लेकिन कोई भी कितना ही बड़ा नाम दे सकते हैं फाइल नेम में, तो ये यूनिक नेम हो जाएगा उस फाइल का, जो भी फाइल। सपोज जैसे इन सिंपल अगर मैं बोलूँ, ये काट दीजिए, चलिए बहुत बड़ा हो गया। ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है आपका? जैसे ये फाइल मैंने प्रेजेंटेशन फाइल बनाई थी तो मैंने अपने कंप्यूटर में इसको सेव करके रखा था सेट नंबर 16 के नाम से, ठीक है। तो ये क्या होगा? इस फाइल का यूनिक नेम हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका फाइल नेम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी फाइल नेम इज राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं। क्वेश्चन कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था, तो एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं। तो उसमें ये कि जब आप हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो इनमें से वो क्या होता है जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल्ड कोड या बीटा कोड? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा उत्तर सही होगा? बताइए।
कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में इनमें से किस रूप में ट्रांसलेट करता है? तो दोस्तों कंपाइलर आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो आपका ऑब्जेक्ट कोड के फॉर्म में करता है, ठीक है। जब ट्रांसलेट कर देता है तो जो प्राप्त होता है वो आपको ऑब्जेक्ट कोड होता है जिसे आपका कंप्यूटर रीड करता है। ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट कोड इज राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्लास के 30 क्वेश्चन और ये सेट कंप्लीट होता है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए MP360 चैनल को, और MP360 हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और कोर्स आपको परचेज करना हो तो कोड याद रखिएगा अरविंद1, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको सारी लाइव क्लासेस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही, क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी आपके सुझाव हो, आप चाहते हो कुछ इंप्रूवमेंट करना हो या कुछ और क्वेश्चन ऐड करने हो, कुछ टाइप्स ऐड करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।